मैं वीडियो पुनः फिर मैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूं जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में अपनी पढ़ाई सीबीएसई बोर्ड से कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपके आने वाले इंग्लिश के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट बेस्ड ऑन पूछे जाएंगे जो पोएम से भी हो सकते हैं और या किसी स्टोरी से भी। तो चलिए आज मैं आपके लिए पोएम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू की चर्चा एक्सट्रैक्ट बेस्ड ऑन करूँगा। तो अभी आप देखते हैं स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। दिए गए टेक्स्ट को आप सावधानीपूर्वक पढ़ें और दिए गए क्वेश्चंस का आंसर आप दें। कहता है द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रिव्ड। ये आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि आपके दिए गए बुक में एक डस्ट ऑफ स्नो जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखित एक कविता है उसके लाइन्स हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। अगर आप बुक में स्टडी करे होंगे तो आपको पता होगा 4 लाइन्स दोनों स्टेंजा में हैं। तो अब मैं बात करूं दिए गए क्वेश्चन की। अगर इसका पहले आप मतलब समझें। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक का मतलब एक पॉइजनस हर्ब है जो कि विषैली झाड़ी होता है। और सुक का तो मतलब समझ ही रहे हैं कि सुक का मतलब होता है जो कि सेक का पास्ट टेंस है, उसका मतलब हिलाना या हिलाया का सेंस लगेगा। तो इस रूप में कहता है जिस तरह से कौवे ने हेमलॉक के पेड़ से मेरे ऊपर बर्फ़ की धूल को क्या किया, गिराया। और इतना ही नहीं, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। और उसने मेरे मूड को ही बदल दिया और उस दिन के एक हिस्से को बचा लिया जिसके बारे में मैं क्या करता था, पश्चाताप कर चुका था, रिग्रेट कर चुका था, बोला तो अफसोस कर चुका था। तो ये लाइंस आपको डस्ट ऑफ स्नो जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखित एक कविता है इससे ली गई है। तो अब मैं ज़रा बात करूँ दिए गए क्वेश्चन की। दिया गया जो क्वेश्चन है वो आपको कहता है कि ट्रीज़ कैन सिंबलाइज मेनी थिंग्स। ये जो ट्रीज़ है ये बहुत सारे थिंग्स को सिंबलाइज कर सकता है। ऑफ मेनी सिंबल्स द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट्स राइट द सिंबल दैट फर्स्ट ड्रू अपॉन इन ऑल लाइकलीहुड फॉर दिस पोएम। तो अगर मैं बात करूं कि जैसे कि इसमें बहुत सारे सिंबल जैसे कि द हेमलॉक ट्री है जो कि वो रिप्रेजेंट करता है ये फर्स्ट कि ये जो ड्रू जो है वो उसके सारे के सारी संभावनाओं पूरी की पूरी वो उसमें शो करने की बात करता है जो भी राइटर कुछ लिखते हैं। जैसे कि इस पोएम के लिए अगर मैं बात करूं कि सिंबल ऑफ एंड्योरेंस के लिए अगर ओक ट्री का यूज़ किया गया है तो हेमलॉक ट्री किसके लिए यूज़ किया जाएगा। तो अब मैं बात करूं पहले एंड्योरेंस की। एंड्योरेंस का मतलब होता है सहन या सहनशीलता, ठीक है। तो जब अगर ओक ट्री जब एक सहनशीलता का सिंबल है तो हेमलॉक ट्री किसका सिंबल होगा। तो इसको हम कह सकते हैं सिंबल ऑफ हीलिंग। ये सिंबल ऑफ हीलिंग है SYMBOL सिंबल OF अलग हीलिंग HEALING, ठीक है। ये सिंबल ऑफ हीलिंग है कौन, तो हेमलॉक ट्री। अब मैं जरा बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको कहता है कि चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द पॉसिबल फीलिंग्स ऑफ द पोएट प्रायर टू द एक्सपीरियंस शेयर्ड इन द पोएम। कहता है इसमें दिए गए ऑप्शंस को सही रूप से आप चूज़ करें जो कि इसमें दिए गए हैं जो कि पोएट के ये पहले उनकी अपनी फीलिंग्स है। कब, जब वो अपना पोएम शेयर किए उससे पहले की फीलिंग क्या है। रीअश्योर्ड क्या आश्वस्त हैं, डिसअपॉइंटेड क्या क्यूरियस या डीमोटिवेटेड, थैंकफुल आभारी हैं या डिसहार्टेंड निराश हैं या इम्पल्सिव हैं मौजी हैं। नहीं तो इसी आंसर के तौर पे आप क्या लगाएंगे। तो इसमें हम मान सकते हैं कि ये डिसअपॉइंटेड भी थे, बोले तो नाखुश भी थे, अगर देखा जाए डिमोटिवेटेड भी थे और डिसहार्टेंड भी थे, बोले तो निराश भी थे। तो हम इस ऑप्शन में अब देखेंगे कि 2, 4 एंड 6 किस में आता है। तो मैं देखता हूँ कि 2, 4 एंड 6 जिसमें आएगा वही इसका आंसर होगा। तो 2, 4 एंड 6 आपका ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए सही आंसर के तौर पे आप बी को ही माने 2, 4 एंड 6।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डजंट यूज द वर्ड र्यू करेक्टली। अब यहाँ र्यू का मतलब अफसोस होता है, रिग्रेट, जिसको आप कहते हैं अफसोस करना। तो इसमें कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि सही रूप से र्यू को यूज़ नहीं करता है? द फिल्म वॉज अ डिजास्टर एंड ही र्यूड हिज डिसीजन टू एक्ट इन इट, या आई एम श्योर सी र्यूड द डेज सी लिसन टू अ फॉर्चून टेलर, या इट वॉजंट लॉन्ग बिफोर आई र्यूड माई डिसऑबिडियंस एंड माई डिसीट, या अदर्स फैमिली र्यू द वन हु इज डिसऑनेस्ट एंड हार्टलेस। तो सही आंसर के तौर पे आप ऑप्शन नंबर डी को माने कि अदर्स फाइनली र्यू द वन हु इज डिसऑनेस्ट एंड हार्टलेस। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको कहता है कि सीनेक डोके इज अ रिटोरिकल डिवाइस दैट यूजेस अ पार्ट टू रिप्रेजेंट द होल। ये सीनेक डोके जो होता है वो एक प्रकार का रिटोरिकल डिवाइस होता है जिसका यूज एक हिस्सा जिसे पूरी की पूरी होल, पूरे के पूरे संपूर्ण के लिए किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे अ ग्रेट सेट ऑफ व्हील्स, यहाँ जो अ ग्रेट सेट ऑफ व्हील्स जो है वो सेट ऑफ व्हील्स हैज़ बीन यूज्ड फॉर कार। ये सेट ऑफ व्हील्स जो है वो पूरे कार के लिए यूज़ किया गया है। उसी प्रकार से पिक एन एग्जाम्पल ऑफ सीनिक डोके फ्रॉम द पोएम। अब आपको इस पोएम में इस रूप से आप सीनिक डोके को चुनना है कि आखिर कौन है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें दिए गए जो लाइन्स हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट, और ऑब्लिक के तौर पे आप इसको दें हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इसमें ये सीनिक डोके का यूज़ किया गया है, हैज़ गिवन माई हार्ट, और उसी के जस्ट नीचे वाला लाइन अ चेंज ऑफ मूड, उसको ऑब्लिक दे के आप लिख सकते हैं। यही आपका सीनिक डोके है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कहता है चूज द ऑप्शन शोइंग द रीजन नॉट करस्पॉन्डिंग विथ अ क्रो सूक डाउन ऑन मी ऑब्लिक द डस्ट ऑफ स्नो। आखिर इसमें दिए गए ऑप्शन को आप सही रूप से चुने जिसमें ये शो नहीं करता है कि क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। ये आखिर ये शो नहीं करता इस दिए गए टेक्स्ट के मुताबिक। द क्रोज लैंडिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, अगर देखा जाए तो हाँ, जब अगर लैंड करेगा ब्रांच पे तो स्वाभाविक सी बात है कि जैसे ही उस पर बैठेगा तो वो क्या होगा कि वो डालियाँ हिलेगी, और डालियाँ जब हिलेंगी तो बर्फ़ का आना स्वाभाविक सी बात है। क्वेश्चन नंबर सी कहता है कि दी रीएडजस्टमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ द क्रो ऑन द ब्रांच। सही बात है, जब क्रो अगर अपनी पोजीशन को फिर रीएडजस्टमेंट करेगा उस ब्रांच पे तो फिर उसकी डालियाँ हिलेंगी, तो फिर उससे जो द डस्ट ऑफ स्नो है वो फिर गिरेगा। द कविंग ऑफ द क्रो हिडन इन द फॉलियास, हाँ ये भी सही है। अगर देखा जाए तो द साइवरिंग ऑफ द क्रो ड्यू टू द कोल्ड, ये कहता है क्या कि क्रो का साइवरिंग होना, उसकी थरथराना, उसकी थरथराहट वो कोल्ड की वजह से हो, इसके लिए वो उस पेड़ पे बैठे या पेड़ की डाली पे बैठे तो वो फिर उससे द डस्ट ऑफ स्नो गिरे। ये चीज़ लगता है कि इससे संबंधित नहीं है, तो इसलिए सही आंसर के तौर पे आप ऑप्शन नंबर बी को माने। इसलिए सही आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस रूप से अभी आप देखा क्या कि 1 से लेके 5 क्वेश्चंस जो कि डस्ट ऑफ स्नो से ली गई कुछ लाइंस थी, इसके ऊपर बेस्ड ऑन था, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, और इसकी चर्चा मैं इस वीडियो में किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके, समझ सके। थैंक्स अ लॉट।